नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे ग्रुप ने कुल कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड लास्ट ऑप्शन डी 8। तो बात करते हैं बॉम्बे ग्रुप ने कुल कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगर बात करते हैं बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब होती है, तो 1957 में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में कहाँ होती है, तो मुंबई में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में मुंबई में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा, तो के हब्बर के द्वारा। अगर बात करते हैं इसका समापन कब होता है, तो लगभग 1962 में। स्थापना 1957 में होती है, लेकिन इसका समापन 1962 में इसका समापन हो जाता है। मतलब 5 साल ये चला था। अगर बात करते हैं बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने अमूर्त अभिव्यंजनावाद को अधिक महत्व दिया था। कैसा? अमूर्त अभिव्यंजनावाद को बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने अधिक महत्व दिया था। इसके सदस्य थे जैसे आरा कुलकर्णी, तैयब मेहता, अकबर पदमसी, मोहन सामंत आदि। ये सब क्या हैं, बॉम्बे ग्रुप के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो बॉम्बे ग्रुप ने कुल कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया था, तो 6 प्रदर्शनी का। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में होती है मुंबई में। किसके द्वारा? के हब्बर के द्वारा। इसका समापन लगभग 1962 में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? ऑप्शन ए अलवर शैली, ऑप्शन बी बीकानेर शैली, ऑप्शन सी जयपुर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी गढ़वाल शैली। तो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवर शैली। अगर बात करते हैं अलवर राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1775 में। अलवर राज्य की स्थापना 1775 में महाराजा प्रताप सिंह ने किया था। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर राज्य की स्थापना किया था। अगर बात करते हैं राजा प्रताप सिंह के समय शिव कुमार, 2 चित्रकार थे, एक शिव कुमार, दूसरे थे डालू राम। शिव कुमार और एक थे डालू राम। डालू राम। तो अगर बात करते हैं राजा प्रताप सिंह के समय, एक चित्रकार शिव कुमार, दूसरे डालू राम। ये 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। कहाँ से? जयपुर से। ये 2 चित्रकार जो हैं वो जयपुर से अलवर आए थे राजा प्रताप सिंह के समय। अगर बात करते हैं चित्रकार मूलचंद, या हाथी दांत के फलकों पर चित्रण कार्य करता था। कौन? मूलचंद। अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार डालू राम था। यही डालू राम है जो अलवर राज्य के राजकीय चित्रकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगर बात करते हैं अलवर शैली या पेपर मेसी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेपर मेसी। पेपर मेसी के लिए अलवर शैली प्रसिद्ध है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में हुआ था। अलवर राज्य की स्थापना 1775 में होता है। किसके द्वारा? महाराजा प्रताप सिंह ने किया था इसकी स्थापना। राजा प्रताप सिंह के समय 2 चित्रकार, एक शिव कुमार, दूसरे डालू राम, ये 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। और चित्रकार मूलचंद जो हैं वो हाथी दांत के फलकों पर चित्रण का कार्य करते थे। अगर बात करते हैं अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया था, तो वो डालू राम हैं। और पेपर मेसी के लिए अलवर शैली प्रसिद्ध है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवर शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ नगर, ऑप्शन बी नौरसपुर, ऑप्शन सी विजयपुर एंड लास्ट ऑप्शन डी बलवंतपुर। तो बीजापुर का प्राचीन नाम क्या था? विजयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विजयपुर। अगर बात करते हैं बीजापुर की स्थापना कब होती है? 1490 में। बीजापुर की स्थापना कब होती है? तो 1490 में बीजापुर की स्थापना होती है। किसने किया था? तो यूसुफ आदिल शाह ने। किसने? यूसुफ आदिल शाह प्रथम ने बीजापुर की स्थापना किया था। यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने किया था? तो यूसुफ आदिल शाही ने। तो बीजापुर का प्राचीन नाम क्या था? विजयपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विजयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन सी अहमदनगर एंड लास्ट ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर। अगर बात करते हैं चांद बीबी, इन्हीं को चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चांद सुल्ताना। चांद बीबी को चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। यह अली आदिल शाह प्रथम की बेगम थी। किसकी बेगम? अली आदिल शाह प्रथम की यह बेगम थी चांद बीबी या चांद सुल्ताना। इनको शौक था सितार बजाने का। चांद बीबी को सितार बजाने का शौक था। दूसरा चीज़ फूलों का चित्र बनाने का शौक था। दो चीज़ इनका शौक था, एक फूलों का चित्र बनाना और दूसरा सितार बजाना। इनको दो चीज़ प्रसिद्ध था, इनको फेमस था इनका, एक सितार बजाना, दूसरा फूलों का चित्र बनाना। तो चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह अहमदनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर एंड लास्ट ऑप्शन डी है शाहजहां। तो वह कौन सा शासक है जिसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाया था? तो वह कौन है? हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। अगर हुमायूं की बात करते हैं तो यह ज्योतिष पर विश्वास करता था। किस पर? ज्योतिष पर। हुमायूं जो था वह ज्योतिष पर विश्वास करता था। ज्योतिष पर यह विश्वास करता था, इसलिए यह जो है 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा शासक जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनते थे, तो वो कौन थे? हुमायूं, क्योंकि वो ज्योतिष पर विश्वास रखते थे। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए यह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी व मीर सैयद अली को हुमायूं ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था। किसको? मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी को। ये दोनों ईरानी चित्रकार हैं। इनको हुमायूं ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। तो किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए थे? तो वह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया था? ऑप्शन ए है डालूराम, ऑप्शन बी है सजनू, ऑप्शन सी है मोहन एंड लास्ट ऑप्शन डी है शिव कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सजनू। अगर बात करते हैं कुल्लू शैली, तो कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में किसने लाया था? तो जेसी फ्रेंच ने। इम्पॉर्टेंट है कि कुल्लू शैली को सबसे पहले प्रकाश में किसने लाया था? तो जेसी फ्रेंच महोदय ने कुल्लू शैली को सबसे पहले प्रकाश में लाया था। अगर बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? तो कुलाटा या कुलट। कुलाटा या इसी को बोलते हैं कुलट।
यह कुल्लू शैली का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुल्लू शैली का प्रारंभ कब से होता है। तो इसका प्रारंभ लगभग 1750 के लमसम 1750 के लगभग कुल्लू शैली प्रारंभ होती है। राधा कृष्ण कुंज में ये कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है। कौन सा? राधा कृष्ण कुंज में यह कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है। प्रीतम सिंह के समय कुल्लू शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इम्पॉर्टेंट है किस शासक के समय कुल्लू शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो वह प्रीतम सिंह के समय। तो कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया था? तो सजनू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है एंजिलो, ऑप्शन बी है विंची, ऑप्शन सी है ड्यूरर एंड लास्ट ऑप्शन डी है रैफेल। तो बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? इसमें से कौन से दो रंग को मिला दिया जाए तो काला रंग प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है लाल और सफ़ेद, ऑप्शन बी है भूरा और नीला, ऑप्शन सी है नीला और पीला एंड लास्ट ऑप्शन डी है भूरा और हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरा और नीला। अगर हम भूरा और नीला इनको दोनों को मिक्स कर देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? ब्लैक, यानी काला। काला रंग मिल जाएगा जब भूरा और नीला को मिक्स करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराई कला कहाँ की प्रचलन है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड एंड लास्ट ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सोहराई कला कहाँ की प्रचलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगर बात करते हैं या झारखंड के जमशेदपुर, कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर व हजारीबाग जिले में यह कला प्रसिद्ध है। सोहराई, यह कला कैसी है? आदिवासी कला है। इम्पॉर्टेंट है कि यह कला कैसी है? आदिवासी कला है सोहराई। सोहराई कला कैसी है? तो यह एक आदिवासी कला है। इसकी एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जानी जाती हैं रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी यह सोहराई कला की एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जानी जाती है। यह बनाई कैसी जाती है? तो सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और गोबर का मिश्रण करके इसको बनाया जाता है। कैसे? सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और गोबर से इसको बनाया जाता है। तो सोहराई कला कहाँ की प्रचलन है? झारखंड के जमशेदपुर व हजारीबाग जिले में यह कला जानी जाती है। यह एक आदिवासी कला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन डी राजस्थान। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। अगर बात करते हैं यह किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली। लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में? नागर शैली में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो ययाति केसरी, ययाति केसरी इसके निर्माणकर्ता हैं, ययाति केसरी। अगर बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि यह कब बना था? तो 1100 ईस्वी में, 1100 ईस्वी में। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? ययाति केसरी। यह कब बना था? तो 1100 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश
एंड लास्ट ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। पहला इम्पॉर्टेंट है यही क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण ये कहाँ पड़ता है? बिहार। तो यह कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार। और इसका नाम क्या है? केसरिया। केसरिया, केसरिया इसका नाम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो पिपराहवा स्तूप। पिपराहवा स्तूप यह भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बस्ती, यहाँ पर यह स्थित है भारत का सबसे प्राचीन स्तूप। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप तो यह जावा इंडोनेशिया में है। कौन सा है? बोराबुदुर। ये जावा इंडोनेशिया में पड़ता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। चलिए नेक्स्ट, बाघ गुफा की किस गुफा को गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी है गुफा संख्या 2, ऑप्शन सी है गुफा संख्या 3 एंड लास्ट ऑप्शन डी गुफा संख्या 4। तो बाघ गुफा की किस गुफा को गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है? तो गुफा संख्या 2 को। अब थोड़ा समझते हैं बाघ गुफा के बारे में। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है धार। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बाघ गुफा। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो विंध्यन। बाघ गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो विंध्यन पहाड़ी पर यह स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पूछेगा कि बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघनी। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघनी नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1818 में। किसने किया था? तो डेंजर फील्ड महोदय ने। डेंजर, क्योंकि भाई बाघ है तो बाघ की खोज डेंजर आदमी ही करेंगे, तो डेंजर फील्ड ने किया था। इसे पंच पांडु के नाम से भी जाना जाता है और ख़ास बात है कि इसका प्राचीन नाम कल्याण है। इसका प्राचीन नाम क्या है? कल्याण। इसकी खोज 1818 में होती है डेंजर महोदय के द्वारा। डेंजर फील्ड ने इसकी खोज किया था। अब इसमें समझिएगा कि इसमें 9 गुफा प्राप्त है। कितनी गुफाएं? 9, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कुछ गुफाओं का नाम मिलता है। जैसे पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से जाना जाता है। पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से जानते हैं। दूसरी गुफा हो गई जो क्वेश्चन में बना हुआ है, पंच पांडु या गुसाई गुफा के नाम से जानते हैं दूसरी गुफा को। दूसरी गुफा पंच पांडु या गुसाई गुफा के नाम से जानी जाती है। तीसरी गुफा इम्पॉर्टेंट है, हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से। वहीं चौथी गुफा रंगमहल या चैत्य गुफा के नाम से जानी जाती है। चौथी गुफा जो है वो रंगमहल या चैत्य गुफा के नाम से जानी जाती है। और ख़ास बात यह है कि पांचवी गुफा पाठशाला के नाम से जानी जाती है। पांचवी गुफा पाठशाला के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गुफा संख्या 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली की खोज किस सन में होती है? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1875 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1877। तो गांधार शैली की खोज कब होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1870 में। 1870 में लिटनर ने किया था खोज। गांधार शैली की खोज किसने किया था? तो 1870 में लिटनर महोदय ने गांधार शैली की खोज की थी। अगर बात करते हैं गांधार शैली तो यह भारतीय मूर्तिकला शैली, भारतीय मूर्तिकला शैली, मूर्तिकला शैली प्लस यूनानी मूर्तिकला शैली से बनी हुई है गांधार शैली। यूनानी
मूर्तिकला शैली। ये दो शैलियों से बनी है। गांधार शैली एक भारतीय मूर्तिकला शैली, दूसरी यूनानी मूर्तिकला शैली से। इसकी खोज 1870 में लिटनर महोदय के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन शैली को किस विद्वान ने जैन शैली कहा? ऑप्शन ए है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी है राय कृष्णदास एंड लास्ट ऑप्शन डी एनसी मेहता। तो जैन शैली को किस विद्वान ने जैन शैली कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्सी ब्राउन। अब कुछ बातें समझते हैं जैन शैली से। पहला इंपॉर्टेंट यह है कि जैन शैली का समय, तो इसका समय 7वीं से 12वीं सदी है, 12वीं शताब्दी। जैन शैली का समय 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जैन शैली माना जाता है। इसकी खोज कौन करते हैं? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। यही आनंद कुमार स्वामी जैन शैली की खोज करते हैं। और साथ ही साथ जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली भी यही बोलते हैं, आनंद कुमार स्वामी। जैन शैली क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारतीय शैली। पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी बोलते हैं और जैन शैली की खोज भी यही करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि जैन शैली किसने कहा था? तो पर्सी ब्राउन महोदय ने। पर्सी ब्राउन महोदय ने जैन शैली को क्या कहा था? जैन शैली बोला था। और जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा था? राय कृष्णदास ने। राय कृष्णदास ने क्या कहा? जैन शैली कैसी है? अपभ्रंश है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली राय कृष्णदास एवं मोती चंद ने कहा था। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैन शैली को गुजरात शैली किसने कहा? तो यह एनसी महोदय ने कहा है। एनसी मेहता ने जैन शैली को गुजरात शैली कहकर संबोधित किया था। तो एक बार ध्यान से समझिएगा कि जैन शैली का समय 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसका समय 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसकी खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा और जैन शैली को गुजरात शैली एनसी मेहता ने कहा। जैन शैली को अपभ्रंश शैली राय कृष्णदास एवं मोती चंद ने कहा था और जैन शैली पर्सी ब्राउन महोदय ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर्सी ब्राउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद के लेखक हैं? ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी है बैहक़ी, ऑप्शन सी है उतबी एंड लास्ट ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलबरूनी। अगर बात करते हैं फिरदौसी की प्रमुख पुस्तक है शाहनामा। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? शाहनामा, जिसमें ईरान का इतिहास है। अगर बात करते हैं बैहक़ी, इनकी है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगर बात करते हैं उतबी की है तारीख ए यामनी। अलबरूनी तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद के इनकी प्रमुख पुस्तक है। फिर से समझ लीजिएगा, शाहनामा जिसमें ईरान का इतिहास है वह किसकी है? फिरदौसी की। तारीख है सुबुक्तगीन बैहक़ी की है। तारीख है यामनी उतबी की है। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद या किसकी है? तो अलबरूनी महोदय की है। किसकी है? अलबरूनी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा एंड लास्ट ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। यह भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। कब? 1231 में। 1231 में इल्तुतमिश महोदय ने सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो यह दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था।
इसी गुफा को इस गुफा को सुल्तान गुफा कहा जाता है। और बात करते हैं, यह भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए है विहजाद, ऑप्शन बी है शाह मुजफ्फर, ऑप्शन सी है मंसूर एंड लास्ट ऑप्शन डी है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। तो पूर्व का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है? तो यह बिहजाद को कहा जाता है। बाबरनामा में दो चित्रकारों का उल्लेख है, एक बिहजाद और दूसरे कौन है? शाह मुजफ्फर। बाबरनामा में दो चित्रकारों का उल्लेख है, एक बिहजाद का, दूसरे शाह मुजफ्फर का। अगर बात करते हैं बिहजाद के बारे में, तो यह आलेखन चित्रण में माहिर था। कैसा चित्रण करता था? आलेखन। आलेखन चित्रण में यह क्या था? माहिर था। यह दाढ़ी रहित चेहरा नहीं बना पाता था। बिहजाद जो था वह दाढ़ी रहित चेहरा नहीं बना पाता था। दूसरे इम्पोर्टेंट है शाह मुजफ्फर, यह सादृश्य चित्रण में निपुण थे। कैसे चित्रण करते थे? सादृश्य। यह सादृश्य चित्रण में निपुण थे। इनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। शाह मुजफ्फर की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो बाबरनामा में दो चित्रकारों का उल्लेख है, एक बिहजाद, दूसरे शाह मुजफ्फर। तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहजाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को कब पढ़ने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए है 1819, ऑप्शन बी है 1820, ऑप्शन सी है 1827 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 1837। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1837। अब थोड़ा समझिएगा कि यह स्तंभ लेख प्रारंभ में कहाँ था? हरियाणा में। यह प्रारंभ में कहाँ था? हरियाणा में। हरियाणा का एक ज़िला है अंबाला। यह अंबाला ज़िले में यमुना नदी के किनारे पर था। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे पर टोपरा में यह स्थित था। अगर बात करते हैं मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। कहाँ पर? दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। ध्यान से समझिएगा, यह स्तंभ प्रारंभ में कहाँ रहता है? हरियाणा। हरियाणा का एक ज़िला है अंबाला। हरियाणा का एक ज़िला है अंबाला। अंबाला ज़िले में यमुना नदी के किनारे टोपरा में यह स्थित था। अशोक का स्तंभ था यह। किसका? अशोक का। दिल्ली टोपरा अभिलेख या अशोक का अभिलेख है। तो यह स्तंभ प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला ज़िले में यमुना नदी के किनारे टोपरा में यह स्थित था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाए थे। कहाँ पर? दिल्ली। तो यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इसको जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो 1837 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिरता व शांत का भाव दर्शाता है। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार रूप, ऑप्शन बी उल्टा त्रिभुज, ऑप्शन सी अंडाकार रूप एंड लास्ट ऑप्शन डी आयताकार रूप। तो स्थिरता व शांत को दर्शाता है कौन सा रूप? आयताकार रूप। अगर बात करते हैं त्रिभुजाकार रूप, ये कैसे बनता है? ये किसको दर्शाता है? सुरक्षा को। त्रिभुजाकार रूप किसको दर्शाता है? सुरक्षा को या सुरक्षा को दर्शाता है। ये हो जाता है उल्टा त्रिभुज। ये इस टाइप बनेगा उल्टा त्रिभुज। ये अशांति परिवर्तन को दर्शाता है। किसको? अशांति। इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अशांति परिवर्तन को ये दर्शाता है। एक बचता है ये अंडाकार रूप, ये ऐसे बन जाता है अंडाकार रूप। ये लावण्य सौंदर्य सृजन को दर्शाता है। लावण्य सौंदर्य सृजन
को ये दर्शाता है। एक बार ध्यान से समझिएगा। त्रिभुजाकार रूप ये सुरक्षा को दर्शाता है। त्रिभुजाकार रूप ये किसको दर्शाता है? सुरक्षा को। उल्टा त्रिभुज हो गया, ये अशांति परिवर्तन को दर्शाता है। किसको? अशांति परिवर्तन को। अंडाकार रूप हो गया, ये लावण्य सौंदर्य सृजन को दर्शाता है। और आयताकार रूप ये स्थिरता व शांत को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ। ऑप्शन ए महलों से, ऑप्शन बी गुहाओं से, ऑप्शन सी स्तंभों से एंड लास्ट ऑप्शन डी दुर्गों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुहाओं से। आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से होता है? तो गुहाओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया? ऑप्शन ए परितोष सेन, ऑप्शन बी मंजीत बावा, ऑप्शन सी राम कुमार एंड लास्ट ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजीत बावा। मंजीत बावा की बात करते हैं। इनका जन्म 28 जुलाई 1941 में पंजाब में होता है। पंजाब में होता है। एक कस्बा है ठुरी, ठुरी नामक कस्बे में इनका जन्म होता है तीज के दिन। कब? तीज, तीज के दिन इनका जन्म होता है। इसी दिन हमारी मम्मी का भी जन्म हुआ था, तीज के दिन। तो इनका तीज के दिन जन्म होता है। कब? 28 जुलाई 1941 में। अगर बात करते हैं मंजीत बावा, या कला में डिप्लोमा कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से किया इन्होंने। कहाँ से? नई दिल्ली से कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। खास बात यह है कि यह बांसुरी भी बजाते थे। मंजीत बाबा ये बांसुरी भी बजाते थे। मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग से किया था इन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए एकाकी वर्ण, ऑप्शन बी विरोधी वर्ण, ऑप्शन सी समीप वर्ण एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विरोधी वर्ण। कैसे बनता है थोड़ा आज इसको भी समझ लेते हैं। ये बना। अब इसमें प्राइमरी रंग लिख दो पहले। ये हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा पीला। प्राइमरी रंग लिख रहे हैं, यानी प्राइमरी लाल पीला नीला, ये हमारा प्राइमरी रंग हो गया। अब नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर एक ये और ये। अब इसमें लिख दीजिए सेकेंडरी रंग, यानी द्वितीयक रंग। हरा, नारंगी, नेक्स्ट हो जाएगा बैगनी। ये सेकेंडरी रंग हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है इसमें, अब पूछ रहा है कि वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने, लाल के आमने सामने वर्ण कहलाते हैं विरोधी। तो लाल का विरोधी हरा, हरा का विरोधी लाल, नीला का विरोधी नारंगी, नारंगी का विरोधी नीला, पीला का विरोधी बैगनी, बैगनी का विरोधी पीला। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि लाल का विरोधी कौन सा रंग होगा। तो लाल ये है हमारा, तो लाल का विरोधी क्या हो जाएगा? हरा। फिर प्रश्न बन सकता है कि नीला का विरोधी क्या होगा। तो नीला का विरोधी क्या है? नारंगी, और नारंगी का विरोधी नीला। पीला का विरोधी क्या हो जाएगा? बैगनी, बैगनी का विरोधी पीला। तो इस प्रकार से बनता है। पहले आप प्राइमरी लिख लीजिए। प्राइमरी रंग जो जो होते हैं लाल, पीला और नीला, ये हमारे कैसे हैं? प्राइमरी रंग। फिर सेकेंडरी लिख लीजिए, नारंगी द्वितीयक रंग, नारंगी, हरा और कौन सा है? बैगनी। ये तीन हमारे क्या हो गए? सेकेंडरी रंग। अब आमने सामने आपसे इसी से प्रश्न पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
गर्म रंग कौन सा है? ऑप्शन ए नारंगी रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी पीला रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गर्म रंग नारंगी रंग भी है, लाल रंग भी है और पीला भी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गर्म रंग कौन सा है? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई। ऑप्शन ए व्यापार के लिए, ऑप्शन बी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी परिचय के लिए एंड लास्ट ऑप्शन डी मुद्रा के लिए। तो सिंधु मोहरें किसके लिए यूज में आई थी? व्यापार के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यापार के लिए। ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए, ये थे हमारे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप लोग का क्लियर हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसको हम स्टार्ट में नहीं बोलते हैं, क्लास में हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इस वजह से हम इसको लास्ट में बोलते हैं। कि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।